हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मोशन इन प्लेन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा था क्वेश्चन के जरिए। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे काम करेंगे और सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम समझेंगे, जो कि नीट में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो आइए, इसका सबसे पहला सवाल है, सेल ऑफ मास कितना एम इज एट रेस्ट इनिशियली इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट, 3 पार्ट में टूटता है जिनमें मासेस का रेशियो है 2:2:1। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ v। मतलब दो मास हैं जो कि इक्वल हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है मासेस का रेशियो 2:2:1 है। तो दो जो इक्वल मासेस हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मोशन करते हैं और उनका जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और उनका स्पीड क्या है, सेम है। बेटा जो तीसरा मास है सबसे लाइटर मास है ना, 3 टुकड़ों में टूटा, तो जो 2 जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, एक दूसरे के सेम स्पीड से जा रहे हैं। जो तीसरा है वो हल्का है और उसका स्पीड हमें बताना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सबसे पहला प्राइमरी काम होता है क्वेश्चन को तसल्ली से, ईमानदारी से पढ़ना, भले ही 20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आधा काम हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कि एक्सप्लोड हो रहा है। एक्सप्लोड हो रहा है मतलब विस्फोट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, और ब्लास्ट होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। अब कॉन्सेप्ट को सुनना मेरी बात। अब कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है ना। तो जो भी लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण आता है। ठीक है, तो आपने सेकंड ऑफ पढ़ाई होगा। तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट पर है, मोमेंटम जीरो है, तो बाद में भी सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस सवाल है। सवाल बड़ा आसान है। अब देखो, टोटल मास कितना था, एम था। ठीक है, कितने पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में, जिनकी मासेस का रेशियो इतना है। तो आप मान सकते हो पहले का मास कितना हो जाएगा, 2m0। दूसरे का मास कितना हो जाएगा, 2m0। तीसरे का मास कितना हो जाएगा बेटा, ये m0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम m के बराबर है। तो आप बोलोगे 2 2 4 1 5, तो 5m0 बराबर कितना, m, यानी m0 का वैल्यू आ जाएगा बेटा m/5। मतलब ये तीनों का जो मासेस हैं ये आप निकाल सकते हो उससे। अब लगा दोगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो नेट मोमेंटम चेंज नहीं होता है सिस्टम का। ठीक है, तो आप बोलोगे P इनिशियल इक्वल टू कितना, P फाइनल। कॉन्सेप्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुनो, क्योंकि उतना समय भी हमारे पास नहीं है, समय को भी बचाना है और कम समय में अच्छा इफेक्टिव काम करना है, एफिशिएंसी पर ध्यान देना है। P इनिशियल कितना था, 0। P फाइनल भी कितना होगा बेटा, 0। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P फाइनल भी 0 है। अब सुनो मेरी बात। अब जैसे मान लो एक मास गया किसका, 2m0 है ना, 2m0, m0 कितना, m/5, तो 2m0 गया बेटा, किससे गया, v से गया। दूसरा इसके परपेंडिकुलर गया तो 2m0 सेम मास जो है वो भी किससे गया, v से गया। तो इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होगा बेटा कितना होगा, ये होगा आपका कितना, 2m0, तो मास हो गया, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे, मोमेंटम हो गया। ठीक है, यहाँ भी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंटम हो गया। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये 2m0v, यहाँ भी 2m0v, तो आंसर क्या आ जाएगा, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पर है तो बेटा रिजल्टेंट क्या आता है, √2 टाइम्स हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, √2 इंटू 2m0 इंटू v। बहुत बढ़िया बात है, ये हो गया। अब तीसरा वाला नेट मोमेंटम कितना था, 0 था। इन दो का नेट मोमेंटम ये है, तो तीसरे का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। इन दोनों के जो नेट मोमेंटम है वो इस तरफ है, तो तीसरे का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो दो हैं जो उनके नेट मोमेंटम के इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि नेट फाइनल मोमेंटम क्या करना है, 0, और मोमेंटम कौन सा है, लीनियर मोमेंटम। तो क्या बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट दिया गया, तीसरा वाला इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो आप क्या बोल दोगे, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है बेटा, m0, वेलोसिटी कितना, v डैश। ठीक है, तो आप बोलोगे m0 इंटू v डैश बराबर कितना, 2√2 m0 इंटू v। m0 से m0 गया, v डैश आ जाएगा बेटा 2√2 v। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, कि अगर इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। किससे चेंज होता है, एक्सटर्नल फोर्स से। हमने P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल कर दिया, आंसर निकाल लिया। दो जा रहे थे परपेंडिकुलर, तीसरा जस्ट उसके इक्वल एंड अपोजिट जाएगा, तभी नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। तो ये सवाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें 2√2 भी, मतलब पहला आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, तो आप लोगों ने कहा कोई थ्योरेटिकल सवाल भी डालो सर, तो ये उसमें से यार सर्सन रीजन टाइप का सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो व्हेन अ फायर क्रैकर रॉकेट मान लिया एक्सप्लोड्स इन अ मिड एयर, इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ विच द फायर क्रैकर वुड हैव फॉलोड। ठीक है, हैड इट नॉट एक्सप्लोड। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। जैसे मान लो
ये कोई मास है, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने मास को एम मास है, एम मास को मैंने थीटा एंगल पर फेंका था, ठीक है, थीटा एंगल पर फेंका था, तो इस तरीके से इसका मोशन कैसा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ पर हो रहा है, ठीक है। अगर ये बीच में टूट जाता है, अगर ये बीच में टूट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, ये जो मास एम है ये बीच में एक्सप्लोड हो जाता है, तो मान लो 2 पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में टूटा, 10 पार्ट में टूटा, तो एक्सप्लोड होने के बाद जो सेंटर ऑफ मास है उसका पाथ वही होता जो पहले टूटने के पहले एम मास का पाथ होता। सुनो मेरी बात, क्या फिर से सुनो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या बेटा, अगर किसी भी हाइट पर कोई एक पार्ट टूटा, किसी भी हाइट पर ये मास कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट करा था हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, है ना, प्रोजेक्ट करा था मैंने, अगर वो टूट जाता है हवा में टूट जाता है, 2 में टूटा, 4 में टूटा, 20 में टूटा, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टूटे हुए पार्ट हैं, टूटने के बाद जो पार्ट्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास वैसे ही मोशन करता जैसा कि मास टूटने के पहले मूव कर रहा था। मतलब जो सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा टूटने के पहले और टूटने के बाद, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अलग अलग जो पार्ट हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पाथ पर जा सकते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, कोई पैराबोला में जा सकता है, लेकिन टूटने के बाद भी सेंटर मास का पाथ मोशन वैसे ही होगा जैसा टूटने के पहले था। क्या बात समझ में आई? तो पहला वाला असर्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रैगमेंट्स हैं उनके पाथ चेंज हो जाते हैं, सेंटर मास का पाथ चेंज नहीं होता है। तो आंसर में ये तो गलत हो गया बेटा, ठीक है। रीजन क्या है? एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर रॉकेट अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स फॉर दिस एक्सप्लोजन। बिल्कुल सही बात है। और ये इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे काफ़ी हैवी रहता है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई कि अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो किसकी वजह से होगा? इंटरनल फोर्सेस की वजह से होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो सीधा सीधा बोला गया, पहला तो गलत है और दूसरा सही है। तो आंसर देखो, पहला आंसर क्या है? ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपका आंसर पहले ही सही हो गया। आपको समय बचाना होता है, ठीक है। और अगर मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तब सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, फिर हम मोस्ट प्रोबेबल यानी जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा सही होने की हो उसको टिक करते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, बढ़िया शानदार सवाल है। इन द डायग्राम द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। अच्छा, 2 और 1 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, एन बताना है। बहुत बढ़िया। गिवन क्या क्या है? एंगल गिवन है, फोर्सेस दिए गए हैं, मासेस दिए गए हैं, सब कुछ गिवन है। अब हमें बताना क्या है बेटा? हमें बताना है इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सिस्टम चलेगा कहाँ, ठीक है। सिस्टम कहाँ चलेगा? तो इन सबको एक मास मान लो बेटा। कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 kg हो गया। बहुत बढ़िया, 6 kg। कितना लगा नीचे की तरफ? 18 न्यूटन लगा। ऊपर की तरफ कितना लगा बेटा? 60 न्यूटन लगा। कितना लगा? 60 न्यूटन। बहुत बढ़िया। एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट हो या ना हो उसकी बात नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि पूरी फिजिक्स में इसके कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं। पूरी फिजिक्स में फोर्स है, ठीक है, पूरी फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी, मोमेंटम निकालना आना चाहिए। तो आप देखो 18 न्यूटन नीचे और 60 न्यूटन ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब एक फोर्स छूट रहा है जो कि mg sin थीटा, तीनों का mg sin थीटा नीचे काम करेगा। तो तीनों का मास हमने 6 मान लिया मिला जुला के, तो 6 इंटू जी 10 हो गया। mg sin 30 आ जाएगा, थीटा 30 दिया है तो कितना जाएगा? sin 30 कितना जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा। आप देखो 2 3 6, ठीक है। 30 ही आ गया, 18 ये, तो कितना? 48 हो गया बेटा। 48 न्यूटन हो गया नीचे और 60 न्यूटन कहाँ हो गया? ऊपर 60 न्यूटन। तो बचा क्या भाई? 60 माइनस 48 ना 12 न्यूटन, ठीक है। तो 12 न्यूटन नेट फोर्स बचा। नेट फोर्स अपॉन मास कर दो, मास कितना? 6 kg बराबर ए आ जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा बेटा कितना? ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बेटा? ए आ गया। ए मतलब नेट एक्सेलरेशन आ गया। आप देख पा रहे हो ए कितना नेट एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, बात करते हैं किसके बीच की? 2 और 1 के बीच। आप देखो 1 kg को यहाँ बना लो ऊपर 1 kg, और ये हो जाएगा बेटा 2 kg। ये इसको धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, ये इसको धक्का मारेगा नीचे की तरफ, तो एन ये हो गया, एन ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स देखना है तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपल्सिव नेचर होता है, ठीक है। टेंशन में अट्रैक्टिव होता है। 2 ब्लॉक को रस्सी से जोड़ दो तो टेंशन अट्रैक्टिव होगा, नॉर्मल रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नॉर्मल इस पे लग गया एन ऊपर की तरफ, 18 कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम में आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि आप अपना स्कोर सुधार पाओ। बच्चों, ये सीरीज किस लिए है? ये सीरीज सिर्फ आपका लास्ट टाइम में फोकस बढ़ाने के लिए है। आप मगजमारी से बच जाओ और सही चीज़ों को पढ़ो, सही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो
और अपना स्कोर बनाओ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह के सवाल नीट में पूछे जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट है, 5-6 सालों में लगभग सारे कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूंगा मैं, और सारे कॉन्सेप्ट अगर रिपीट हो जाएंगे तो रिवीजन एक बेहतर हो जाएगा आपका, और आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली फायदा मिलेगा बच्चों, जुड़े रहिए। ठीक है, तो अब ये देखो एन कहाँ लगा, ऊपर 18 कहाँ लगा, अब एम जी साइन थीटा भी लगेगा। एम कितना 1 इंटू जी 10 इंटू साइन 30 कितना 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 पंचे 10। ठीक है, तो 18 नीचे, 5 नीचे, एन ऊपर, जा कहाँ रहा है ऊपर, किससे जा रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखो इस ब्लॉक के लिए, किसके लिए, इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या लगाओगे, ऊपर कितना है, ऊपर है बेटा एन, नीचे कितना है 18 + 5 कितना हो गया 23 हो गया, तो एन माइनस 23 अपॉन कितना मास, मास कितना है बेटा 1 इक्वल टू कितना एम ए 1। भाई आप देखो ना, नेट फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स अपॉन मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से एन सॉल्व कर लो, यहाँ से एन कितना मिलेगा बच्चों, एन मिल जाएगा आपको कितना 25 न्यूटन। तो आंसर क्या गया 25 न्यूटन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या बच्चों बात समझ आ गई, नेट फोर्स निकाल लिया। देखो 18 नीचे 60 ऊपर, कहाँ नेट फोर्स लगा, ऊपर की तरफ, एम जी साइन थीटा का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये देखो कि नेट फोर्स से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, 2 आया, फिर हमने अलग अलग लगा दिया, 1 kg के लिए लगा दिया, एन ऊपर लगा, एम जी साइन थीटा नीचे लगा, 18 नीचे लगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल लिया, एन का वैल्यू निकाल लिया 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। आगे a wall of mass कितना 0.15 kg is dropped from a height 10 मीटर, strikes the ground and rebound to the same height। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बच्चों, जो बॉडी का चेंज इन मोमेंटम होता है। जैसे बॉल को नीचे की तरफ आप फेंको और वो पलट के ऊपर आती है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, मोमेंटम चेंज हो गया। भले ही मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज हो गया मतलब फोर्स लगा। ठीक है, लगा कि नहीं लगा, जब तक कांटेक्ट में रही तब तक फोर्स लगा। ठीक है, तो उसी फोर्स ने, वो हैवी फोर्स होता है, ठीक है, नीचे जा रही थी ऊपर फेंक दिया, हैवी फोर्स होता है ना। तो जब किसी बॉडी पर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हैवी फोर्स काम करता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है, दैट चेंज इन मोमेंटम इज सेड टू बी इम्पल्स। ठीक है, तो बेटा इम्पल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, डेल्टा पी ही इम्पल्स होगा। इम्पल्स क्या, नीचे जा रहा था, मोमेंटम कितना था, देखो बेटा नीचे जा रहा था, स्ट्राइक करने के पहले जस्ट कितना था एम बी, स्ट्राइक करने के जस्ट बाद कितना हो जाएगा एम बी। अरे सेम हाइट, जितनी हाइट से आया उतनी हाइट तक गया, बी बराबर √2gh, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। तो ये था आपका माइनस एम बी, ये हो गया प्लस एम बी, ये था आपका P1 और ये हो गया बेटा P2। तो डेल्टा P होगा P2 माइनस P1, कितना आ जाएगा बेटा, P2 है MB और ये माइनस माइनस MB। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2MB। 2M कितना है 0.15 और V कितना √2gh, 2 × 10 × h कितना है बच्चों, h कितना है आपका 10। ठीक है, तो आप इस पर पहुंच सकते हो, आंसर पर पहुंच सकते हो। कितना हो जाएगा आपका, ये 0.3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 0.3 हो गया, ये हो जाएगा 1.414। ठीक है, इंटू कितना 10 आ जाएगा। तो आप देखो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो 0.3 × 10 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आप देख पा रहे हो कि थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप देखो 1.4 × 3 करोगे 42 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों समझ में आ गई बात। तो कितना आसान सवाल था, आपने देखा ही है, कैलकुलेशन करा हमने, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। तो आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट सीखते रहो। ठीक है, आगे आगे देखो कितना प्यारा सवाल है बेटा। ठीक है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस कितना 4 kg 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर पुली। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है, फिगर में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। 2 बॉडीज मास कितना है 4 kg 6 kg टाइड टू एंड्स, जैसा कि दिखाया गया है, एक रस्सी से हमने 2 मास बांध दिए, पुली के द्वारा ये लटक रहे हैं। ठीक है, द एक्सेलरेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो बेटा ये नीचे जाएगा, ज़्यादा भारी वाला नीचे जाएगा, इससे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये होता है नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कैसे निकालोगे, यहाँ टेंशन ऊपर लगा, mg कहाँ लगा नीचे 6 × g। यहाँ टेंशन कहाँ लगा, टेंशन होता है पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ। तो पॉइंट ये है, पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, है ना। तो पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, लेंथ मतलब रस्सी के अलोंग। ठीक है, और mg कहाँ लगा नीचे, कितना लगा बेटा 4 × g। ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स कितना, यहाँ टेंशन के अपोजिट 6g है, यहाँ टेंशन के अपोजिट कितना 4g है। पुलिंग फोर्स खेचुअल। ठीक है, तो खेचू फोर्स कितना है आपका 6g यहाँ है, 4g यहाँ है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया 6 - 4, तो 6g - 4g अपॉन कितना, ठीक है, मास m2 - m1 × g अपॉन m1 + m2। सिस्टम जाना, तो m1 + m2 कितना हो जाएगा बेटा 4 kg प्लस कितना 6 kg। तो आंसर कितना आ जाएगा 2g अपॉन कितना 10। तो 10 से 10 गया, आंसर कितना आ जाएगा, या फिर जी के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, जी के रिस्पेक्ट में आंसर है तो इसको या तो क्या जी 10 से 10 गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जी के रिस्पेक्ट में देखना है तो कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2g/10, तो 2 × 5 = 10, तो g/5।
है ना, g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान सवाल था। इसमें दो चीजें बनती हैं जब भी पुली वाला सिस्टम पढ़ो, एक मास ऊपर जाएगा एक मास नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। m2 ज़्यादा वाला मास है, एक टेंशन वाला फॉर्मूला बनता है 2m1 m2 है ना, इंटू जी अपॉन कितना m1 प्लस m2। m1 m2 दो बॉडीज के मास है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम ऑन द फिगर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस 0.05, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। कितना आसान सवाल है, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, इस तरह के सवाल नीट में पूछे गए। और ये कोई ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, 2020 में फेज 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी देखो mg कहाँ लगा, नीचे, ठीक है। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर, ठीक है। यहाँ पर टेंशन आगे लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब अभी देखो, इसको स्ट्रेट लाइन बना के भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये कितना है आपका 10 kg, कितना है 10 kg, रस्सी से जोड़ दो, ठीक है। यहाँ ये कितना है बेटा 2 kg, ठीक है। यहाँ कितना लगा बेटा 2 × 10, कितना लगा 20 न्यूटन। इसके अपोजिट यहाँ टेंशन ऐसे लग रहा है बेटा, यहाँ टेंशन ऐसे लग रहा है। अब इसके देखो यहाँ पर देखो टेंशन इस तरफ इस वाले ब्लॉक पर, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ तक। एफ के हो जाएगा आपका म्यू के × एन। म्यू के क्या है बेटा, म्यू के 0.05, एन कितना म्यू के कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। एन कितना हो जाएगा, mg लगा नीचे 10 × 10 नीचे लगा, और बेटा एन ऊपर लगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 न्यूटन आ गया बेटा। अब ये कितना 20 आगे 5 पीछे। अब सीधा सिस्टम मान लो, सिस्टम मान लिया आपने, 20 आगे राइट हैंड साइड और 5 पीछे। तो जब भी एक रस्सी से दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं उनको हॉरिजॉन्टल मान लो, और टेंशन के अपोजिट दोनों में फोर्स देख लो, और नेट फोर्स इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन लगा देंगे। तो ए कितना आ जाएगा, ए आगे की तरफ होगा क्योंकि 20 जाता है बेटा, टेंशन खा जाएगा एक दूसरे को। तो ए आ जाएगा कितना 20 माइनस कितना 5 अपॉन नेट मास कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 20 यहाँ लगा, 5 यहाँ लगा, तो 20 माइनस 5, ठीक है, अपॉन नेट मास कितना है आपका 10 और 2 12, कितना आ जाएगा बेटा 15/12, ठीक है। और 3×5 15, 3 × 12, 5/4, 5/4। अब सॉल्व कर लो, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों बात समझ आई। एक्सेलरेशन कितना जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन एक ही सही है जो है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों आंसर कितना आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये देखो mg नीचे लगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगा, एक रस्सी से दो मास जुड़े हुए हैं, फटाफट हॉरिजॉन्टल मान लो। टेंशन के अपोजिट दोनों ब्लॉक पर फोर्स देख लो, यहाँ लगा 20, यहाँ लगा म्यू के × एन। देखो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, दो, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक ऐसा होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और काइनेटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये देखो, जैसे मान लो ब्लॉक रेस्ट पर रखा है, ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू एस आपका 0.5, बोला कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ 0, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए हमें अप्लाइड फोर्स चाहिए। अब देखो इसको खींचेंगे, मान लो एफ फोर्स लगा, खींचेंगे, एफ फोर्स लगाया, अब फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, पीछे लगेगा, ठीक है। अगर रेस्ट पर रखा था, कोई फोर्स नहीं था, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना था 0। जैसे हमने अप्लाइड फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाएंगे 0 से, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे एफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। एक टाइम पर क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, जिसे बोलते हैं म्यू एस × एन। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं बेटा। क्या लिमिटिंग, इसके बाद बॉडी चलने लगती है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स कम होता है और कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बच्चों बात समझ में आ गई। तो बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकते, आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों अगला सवाल क्या है, बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है बेटा, म्यू है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय f, है ना। दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया है, f दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, वेयर f इज, f बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब ये देखो, ये बॉडी है, बॉडी का मास कितना है, m है, और ये रफ सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने लगाया, F0 लगाया, F0 यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगा होगा बेटा, और mg यहाँ लगा होगा, ठीक है। लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो F0 F के बराबर होगा और n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। n और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैपिटल F है बेटा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और जो हमने फ्रिक्शन फोर्स दिया उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है बेटा, F है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है बेटा, ये है F = n² + f², ठीक है, n² + f²। बहुत बढ़िया। अब देखो F इसके बराबर है, n किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। n किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। n किसके बराबर बेटा, mg के बराबर है, तो mg का होल स्क्वायर।
अब एफ स्क्वायर, एफ को एफ मैक्स ले लो, एफ को क्या ले लो, एफ मैक्स, ठीक है। हम एफ मैक्स लेके काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया है क्या आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो एफ आएगा, ठीक है, एन का वैल्यू कांस्टेंट है, एफ की जगह एफ मैक्स ले लिया तो जो है जो फोर्स बन गया वो क्या बन गया, एफ मैक्स बन गया, ठीक है, क्योंकि एन कांस्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स का यदि मैक्सिमम वैल्यू आप ले लेते हो तो ये कैपिटल एफ भी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ मैक्स है म्यू एम जी, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, तो म्यू एम जी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ कितना आएगा बेटा, एफ मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा, इज इक्वल टू एम जी कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक। अब देखो ये एफ मैक्स है और अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ले रहा है तब एफ का वैल्यू कैसा है, मैक्सिमम आ रहा है, मतलब जो कैपिटल एफ होगा, ठीक है, हर स्थिति में लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, एम जी रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्योंकि जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, एक टाइम पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना हो जाएगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स काम ही नहीं कर सकता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ, कैपिटल एफ, वो एन और एफ का ही तो रिजल्टेंट है ना। तो कैपिटल एफ यदि मैक्सिमम है तो एफ भी मैक्सिमम होगा, यानी कैपिटल एफ का वैल्यू एफ मैक्सिमम जो निकाला मैंने उससे कम होगा या बराबर होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, शानदार काम था, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हम लोग। ये तो कितना हल्का सवाल है। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय द फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। अच्छा जी देखो, अब आप ये देखो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, और ये बोला गया है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी, ठीक है, इस तरह की बात करी गई है। तो अब ये देखो एक फोर्स तो लग रहा है बेटा P, एक Q लग रहा है, एक R लग रहा है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर क्लोज फिगर बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। और अच्छा इसमें सुधार करें, 2 से ज़्यादा वेक्टर क्लोज फिगर बनाते हैं साइक्लिक ऑर्डर में तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था ये सवाल, ठीक है। तो क्या बेटा, ये देखो P, ये P वेक्टर है, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है आपका, ये वाला Q वेक्टर है, ये P वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है बेटा, ये R वेक्टर है, ठीक है। कैसा भी ट्रायंगल बना दो, इस तरीके से बना दो, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक ऑर्डर को समझो, है ना, कैसा ऑर्डर आ रहा है ये देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर बन रहा, ठीक है। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर बन रहा, ऐसे भी हो सकता था, ये P हो सकता था, ये Q हो सकता था, और ये R हो सकता था। तो ये दोनों जो फिगर हैं इसमें P प्लस Q प्लस R दोनों फिगर में क्या होगा, 0। या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर बने, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज बने, मतलब जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन जो भी बन रहा है वो एक सिस्टम, एक और साइक्लिक ऑर्डर में बनना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं है कि बेटा ऐसे ये P है, ये वाला P है, ये Q है, ठीक है, और ये R है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, इनका सम 0 नहीं होगा। इसमें P प्लस Q प्लस R नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से कैसा घूमा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। एक तरफ से कैसा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ से क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है, जबकि इसको R को कैसे आना चाहिए था, ऐसे ही घूमना चाहिए था। तो आप ये देखो जो एरो हेड है, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और क्लोज फिगर है तो वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो आप ये देखो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, तो ये क्लॉकवाइज एडिशन है, क्लोज फिगर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसके लिए बोलोगे P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, यानी नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर नेट फोर्स 0 है, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने क्या सीखा, अगर क्लोज फिगर बना रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में, है ना, तो नेट फोर्स, नेट वेक्टर सम 0 होता है, और 0 होगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ये एनटीए का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी आता है कितना, A बराबर जी टेन थीटा, A बराबर कितना, जी टेन थीटा। सबसे पहले ही बता दिया, सारे बच्चों को याद रहता है ये, इस तरह का सवाल है। अभी देखो ये वेज है और वेज पर एक स्मॉल m मास रखा हुआ है ना, वेज का एक्सेलरेशन क्या हो जिससे कि स्मॉल m स्टेशनरी रहे वेज पर, है ना। तो आपको क्या बोला गया, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ब्लॉक ऑफ मास कितना, स्मॉल m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज ऑन द फिगर, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन A टुवर्ड्स राइट, द रिलेशन बिटवीन A एंड G फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। वेज पर स्मॉल m स्टेशनरी रहे तो A कितना होगा। तो आप एफबीडी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो ये वेज हो गया, ठीक है, ये थीटा है, ये स्मॉल m है, आप इसको एक्सेलरेशन दे दिया A, तो यहाँ पर सीडो फोर्स कहाँ लग जाएगा बेटा, पीछे लग जाएगा,
ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स ये हो गया, नॉर्मल फोर्स ये हो गया। mg कहाँ लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, mg कहाँ लग जाएगा, नीचे। स्मॉल m की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल m पर फिर से हम फोर्स दिखा देते हैं। देखो एक तो जीरो फोर्स लग गया, एक ma लग गया। जीरो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो जीरो फोर्स ma होता है, m मास ऑफ बॉडी है, a एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है, और अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो अब ये देखो स्मॉल m था, ये mg लगा, और ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये नॉर्मल चला गया। अब ये नॉर्मल चला गया, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा आपका n cos थीटा और एक हो जाएगा बेटा n sin थीटा। तो अभी देखो n sin थीटा अगर ना फिसले, कांटेक्ट में रहे, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, तभी तो जीरो फोर्स लगा दिया हमने। तो आप क्या बोलोगे, इसका एक्सेलरेशन जीरो है ना, इसके वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में मतलब हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर काम करना है तो जीरो फोर्स लगेगा। इनर्शियल पर काम करते हो तो जीरो फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, नॉन इनर्शियल पर काम करना है तो जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वेज के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो अब ये देखो ma n sin थीटा के बराबर हो जाएगा, n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा बेटा। तो n cos थीटा बराबर mg और n sin थीटा बराबर ma। तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करोगे तब आपका a आएगा g tan थीटा, a बराबर g tan थीटा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर g tan थीटा हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक सवाल और बनता है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है। सेम सवाल में क्या पूछा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, mg बाई cos थीटा, या फिर mg sec थीटा, mg sec थीटा। तो इस तरह का सवाल था, बड़ा ही आसान सवाल था, सस्ता सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे तो ये भी बहुत सस्ता सवाल है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास कितना m एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द स्मॉल पैक ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक छोटा सा मास मान लो हमने रस्सी से बांध दिया, और ये v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इस सर्कल पर घूम रहा है, ये रस्सी की लंबाई मान लो l है, ठीक है, मास कितना m है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसी है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल पर मोशन हो रहा है। अच्छा आप ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये नेट फोर्स कितना, टेंशन ही लगा, ठीक, एक ही फोर्स है। अब देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पर घूम रहा है तो mg कहाँ लगेगा, नीचे, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगेगा, रस्सी का फोर्स जो कि टेंशन फोर्स है, तो एक ही नेट फोर्स है। तो यही नेट फोर्स क्या हो जाएगा, fc सेंट्रीपिटल फोर्स, ये t, यही f नेट है। क्या बात समझ में आ गई। तो क्या बताना है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कितना होगा, तो एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो सेंटर की तरफ है वो टेंशन है, तो टेंशन आ जाएगा। और ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टेंशन, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mb स्क्वायर बाई एल। अगर मान लो एक और ऑप्शन होता है mb स्क्वायर बाई एल, तो उसको भी हम सही मानते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, टी हो जाता है, mb स्क्वायर बाई एल हो जाता है। तो आंसर इसमें फर्स्ट सही है। अगर मान लो जीरो की जगह क्या होता है आपका, mb स्क्वायर बाई एल होता तो वो भी सही हो जाता है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ है। mg तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। आगे देखो, ये भी बड़ा आसान सवाल है। रिजिड वॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स, ठीक है, ऑन अ रिजिड वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, गेट्स रिफ्लेक्ट विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड। इंपल्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, बताया था, एक सवाल करा था, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। हैवी फोर्स लगता है जब कोई बॉडी सरफेस के टच में आती है, कॉन्टैक्ट में आती है, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है, तो इंपल्सिव फोर्स काम करता है। उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से बॉडीज के मोमेंटम चेंज होते हैं, और उस चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अब ये देखो इसका वेलोसिटी कहाँ है, अब ये देखो ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। थीटा कितना जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा 60 हो गया, ठीक है। तो बढ़िया बात है। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना है, ये m मास है, v वेलोसिटी है, ठीक है। तो मोमेंटम की बात करें तो ये mb हो जाएगा, है ना। इधर यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये भी कितना है, 60 डिग्री। तो ये मोमेंटम हो गया बेटा mb, ठीक है। तो ये एंगल कितना, 60 हो गया कि नहीं हो गया, ये 60, तो ये 60 ऑल्टरनेटिंग एंगल mb, तो ये हो जाएगा mb cos 60, और ये हो जाएगा कितना, mb sin 60, ठीक है। इधर देखो ये भी mb से गया बेटा, तो ये वाला मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा mb cos 60, 60 एंगल है, mb cos 60 और mb sin 60, ठीक है। तो ये देखो टेंजेंशियल mb sin 60 पहले था, टेंजेंशियल mb sin 60 बाद में है। देखो टकराने के पहले दीवार के पैरेलल में मोमेंटम कितना था बॉडी का, mb sin 60 नीचे की तरफ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो दोनों सेम है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब कोई बॉल किसी सरफेस से टकराती है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता है। कहाँ होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो पहले था टकराने के, वही टकराने के बाद में। ये बिफोर कॉलिजन है, और ये क्या है बेटा, आफ्टर कॉलिजन है,
ठीक है, आफ्टर कोलिजन है। अब ये देखो ये इस तरफ हो गया, पहले ऐसे था एम बी कॉस 60, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम रहा, एम बी कॉस 60 पहले राइट हैंड साइड था, अब कहाँ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो डेल्टा पी आ जाएगा। जब अपोजिट आ जाए तो ऐड हो जाएगा, है ना, P2 माइनस P1 निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 MB cos 60। भाई ये पहले x था, अब बाद में इस तरफ x हो गया तो 2x हो जाएगा, चेंज कितना आ जाएगा, 2x का आ जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाए, पहले नीचे की तरफ बाद में ऊपर की तरफ, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 MB, ठीक है। अब देखो इसका एक और तरीका, यहाँ पर एंगल का सारा कमाल है, अगर मान लो परपेंडिकुलर से एंगल दिया है, ठीक है, जैसे मान लो ये केस है, ठीक है, ये V है और ये भी V है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर से एंगल दिया है बेटा, तो डेल्टा P कितना होगा, 2MV cos थीटा, याद रखना, ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसके बाद अगर मान लो किससे एंगल दिया है, अगर मान लो सरफेस से एंगल दिया है, ये सरफेस है, सरफेस से एंगल दिया है बेटा, है ना, सरफेस से थीटा दिया है ना, तो V से आया और ये V से गया, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा 2MV sin थीटा। थीटा क्या है, सरफेस से एंगल, यहाँ थीटा किससे था, नॉर्मल से एंगल था, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता है, दीवार के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता, जो भी होता है परपेंडिकुलर में होता है। सरफेस से एंगल दिया जाए तो 2MB sin थीटा चेंज होगा, और अगर मान लो नॉर्मल से एंगल दिया जाए तो 2MB cos थीटा होगा। दो ही सवाल बनते हैं। अगर मान लो 0.1 सेकंड के लिए वॉल कांटेक्ट में रही तो कितना फोर्स लगा, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। समझ में आ गई बात, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे कितना अच्छा सवाल है, आप ये देखो, एक plank with a box on it, one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the block just start to slip। अच्छा ये देखो, जब हमने देखो, जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, इस पर बॉक्स रखा हुआ है, इस प्लेन को मैं उठाता जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से, ये प्लेन के मतलब प्लाईवुड है ना, और इसको मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो किसी एक एंगल पर बॉडी जो इसके ऊपर रखी है प्लेन के ऊपर, वो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगी, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज आपने पढ़ा होगा, tan थीटा, थीटा आर लिख लो, इजिकल टू म्यू आता है, इजिकल टू कितना आता है, म्यू आता है, ठीक है। तो ये थीटा आर क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। अब देखो इसमें, द बॉक्स जस्ट स्टार्ट टू स्लोप स्लाइड एंड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन द 4 सेकेंड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक। इसको थोड़ा सा जुगाड़ से करते हैं, ठीक है। ये कहाँ स्लिप कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है एंगल ऑफ रिपोज पर, ठीक है। तो 4 मीटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, 4 सेकंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा कठिन सवाल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा जुगाड़ से, tan थीटा आर इक्वल टू म्यू, क्योंकि वो कह रहा है कि जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है, यानी एंगल ऑफ रिपोज का वो यूज करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये tan थीटा बराबर म्यू लगा दो, ठीक है। थीटा कितना आपका 30 डिग्री है, 30 पर जस्ट स्लाइड कर रहा है, तो थीटा आर कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री हो गया। तो tan थीटा आर क्या बेटा, tan थीटा आर बराबर कितना म्यू लगाओगे, tan थीटा आर tan 30 डिग्री बराबर कितना म्यू लगाओगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये म्यू आ जाएगा, है ना। तो ये म्यू का वैल्यू आ गया, ये म्यू एस होता है बेटा, क्या होता है, म्यू एस, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। जस्ट स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो म्यू एस आता है यहाँ पर। अगर एक ही म्यू दिया है तो हम म्यू ले लेते हैं। अगर दो की बात काइनेटिक और स्टैटिक दोनों की बात करी जाए तो tan थीटा में जो म्यू आएगा वो स्टैटिक आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.57 लगभग आएगा, म्यू आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 1.73223 की वैल्यू होती है, सॉल्व करके देखोगे तो 1 कितना आएगा, 0.577 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो किसके करीब है, म्यू एस किसके करीब है बेटा, 0.6 के करीब है, तो म्यू एस हो जाएगा 0.6। और आपको पता है पहले म्यू एस और बाद में म्यू के, क्या बोला, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, पहले स्टैटिक आएगा बाद में काइनेटिक, ठीक है। मतलब जो पहला ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन होगा उसमें जो पहला होगा स्टैटिक होगा, दूसरा क्या होगा, काइनेटिक, ठीक है। तो अभी देखो स्टैटिक कितना गया, 0.6, तो पहला 0.6 इसमें है और इसमें है, ठीक है। लेकिन आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो दोनों 0.6 हैं। स्टैटिक से थोड़ा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा थर्ड। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान सवाल है। देखो 3 ब्लॉक्स A, B and C और मास कितना 4 kg, 2 kg, 1 kg रिस्पेक्टिवली आर इन द कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एस ऑन द फिगर। इफ फोर्स ऑफ कितना 40 न्यूटन अप्लाइड ऑन 4 kg देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A and B, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा किसके बीच में निकालना है, किसके बीच में निकालना है बेटा, ए और बी के। तो वहाँ से 2 पार्ट में सेपरेट कर लो, वहाँ से 2 पार्ट में सेपरेट कर लो। इस तरह के सवाल ऐसे करते हैं। कितना फोर्स लग रहा है बेटा, ये लग रहा है बेटा कितना, ओके 14 न्यूटन, ठीक है। ए पर, हाँ 4 kg वाले पर कितना, ए बी सी है ना, तो ए कितना है आपका 4 kg, बी है 2 kg और सी कितना है आपका 1 kg। तो इस पर कितना लगा दिया बेटा, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg, 4 kg पर 40 न्यूटन लगा दिया और कोई फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जहाँ पर हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, वहाँ से डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में कर लो। तो एक तरफ ए आ जाएगा, एक तरफ बी और सी आ जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालो, ए बराबर कितना होगा, नेट फोर्स अपॉन मास, तो 14 अपॉन मास कितना हो गया बेटा, मास हो गया ये 4, ये 2, ये 1, 4 2 6 1 7,
तो बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सिस्टम जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले सिस्टम मान लोगे तो नेट फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल 14 न्यूटन लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है 14 न्यूटन। ए बराबर कितना नेट फोर्स अपॉन मास कर लिया, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों ब्लॉक चलेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहाँ चलेंगे बेटा, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक हो जाएगा बेटा 4 kg और एक हो जाएगा बेटा बी एंड सी, ये बी और ये सी, ठीक है। तो इस पे लग रहा है 14 न्यूटन, कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है 14 न्यूटन, ठीक है। और ये बी और ए के बीच में बी ने धक्का मारा ए को इस तरफ एन से, और ए ने धक्का मारा बी को एन से इस तरफ, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आ रही, ठीक है। दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स देखना है तो रिपल्सिव होता है, बी ए को धक्का मारेगी और ए बी को धक्का मारेगा, ठीक है। अब ये देखो इसका भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा नेट फोर्स, सिस्टम मान लो दोनों साथ साथ चलेंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बी ओ सी का कितना हो जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, बी का मास 2 सी का मास 1, तो बी ओ सी दोनों का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स आ गया बेटा 6 न्यूटन। आप ये देखो कितना आसान सवाल था, इसको आसान तरीके से कर सकते थे बेटा। 14 न्यूटन लग रहा कितने पर, 4 2 6 7 kg पर 14 लग रहा, तो 1 kg पर कितना लगेगा 7 kg पर कितना लग रहा है बेटा, एक लाइन में सवाल आ जाता, 7 kg पर कितना लग रहा है 14 न्यूटन लग रहा, 14 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो बेटा 1 kg पर कितना लगेगा, 1 kg पर कितना लगेगा बेटा 14/7 न्यूटन लगेगा। अब हमें कहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था ना, तो इस तरफ कितना मास है, इस तरफ है 2 इसका और 1 इसका 3 kg, तो 3 kg पर कितना लगेगा बेटा 3 kg पर लगेगा, 1 kg पर लगा 2 न्यूटन, कितना लगा 2 न्यूटन, तो 3 kg पे कितना लगा 3 × 2 कितना 6 न्यूटन। यूनिटरी मेथड से आ गया, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आई, कितना 7 kg पर 14 न्यूटन, फटाफट एक तरफ फोर्स लगे तो फटाफट लगाओ, 1 kg पर कितना 2 न्यूटन लगा, तो हमें यहाँ निकालना था, मतलब एक को छोड़ देना है, एक पर तो लगा ये फोर्स है ना, ये नॉर्मली तो इसको यहाँ ले जाएगा BOC को, है ना, तो BOC पर कंबाइंड नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि A + B + C पर 14 न्यूटन लगा, 7 kg पर 14 न्यूटन, 1 kg पर कितना लगा बेटा 2 न्यूटन लगा, BOC का बेटा कंबाइंड मास कितना हो गया 3 kg, तो 3 kg पर लगेगा 6 न्यूटन। क्या बच्चों बात समझ में आई, सभी को बात समझ में आई। ये थोड़ा चैप्टर लेंदी था, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ बनती हैं, तो अभी इसको एंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बहुत सारा आपका फायदा हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। तो बेटा जुड़े रहिए, सीरीज का आनंद उठाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, इसको समझो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।